हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में हम लोगों ने 5 क्लासेस का अध्ययन कर लिया है और इन 5 क्लासेस में मैंने आप लोगों को विभिन्न टॉपिक का अध्ययन कराया है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि मल्टीमीडिया के बारे में और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था और कम्युनिकेशन के मॉडल क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, टेली कम्युनिकेशन क्या होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी दूर संचार क्या होता है, उपग्रह संचार क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं और उसके बाद फिर आपका इस पेपर से जो आईसीटी से रिलेटेड टॉपिक थे वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। अब आपके इस पेपर में बचेंगे टीचिंग से रिलेटेड, यानी टीचिंग स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या होती हैं, टीचिंग के कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसके लिए कौन कौन से मॉडल विकसित किए गए हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। ये आपका एक तरह से देखा जाए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक थे उनका लास्ट का क्लास है। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ये सब क्या होते हैं और इनका उपयोग शिक्षा में किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेली कम्युनिकेशन के बारे में, यानी दूर संचार के बारे में। दूर संचार का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना, ध्वनि, डेटा, वीडियो और चित्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारण करना। जिसका उदाहरण क्या है कि हम लोग देखिए केबल टीवी के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में हम सूचना प्राप्त करते हैं, इनको देखते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों को केबल जो व्यवस्था रहती है उससे आपके टीवी में कनेक्शन होता है और आप विभिन्न प्रकार के प्रसारण देखते हैं। उसके प्रकार देखिए, विभिन्न प्रकार की रेडियो तरंगों के माध्यम से रेडियो से समाचार सुनते हैं। उसी प्रकार देखिए, उपग्रह के माध्यम से भी बातें करते हैं लोग, सैटेलाइट फोन होता है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स होता है, देखिए, जिससे इंटरनेट चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, दूर संचार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU के द्वारा इसकी क्या परिभाषा बताई, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखिए क्या कह रहा है कि दूर संचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी दूरी पर स्थित दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, यानी दो स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान देखिए बात करके भी हो सकता है, किसी वीडियो के माध्यम से हो सकता है, किसी प्रसारण के माध्यम से हो सकता है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए क्या है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार इसके द्वारा कहा जा रहा है कि दूर संचार वह तकनीक है जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के बीच जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार किया जाता है। यानी दो व्यक्ति दूर हैं कहीं, तो आपस में एक दूसरे से जब कोई बात कहनी होगी, कोई सूचना देनी होगी, तो वो लोग किस माध्यम से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। जैसे देखिए, हम लोग फोन पर जब बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हम सूचना देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन हम आसपास नहीं होते, सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। अब देखिए, दूर संचार के कंपोनेंट, दूर संचार के घटक क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, प्रेषक होना चाहिए, ट्रांसमीटर होना चाहिए, जो संदेश को तैयार करे और उसको प्रसारित करे। उसके बाद फिर देखिए, इसमें एक माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, जो संदेश को भेजने का काम करता है। जैसे देखिए, या तो केबल हो सकता है, या तो कोई सैटेलाइट या उपग्रह हो सकता है, या रेडियो तरंगे हो सकती है। तीसरा
कंपोनेंट क्या है, इसमें प्राप्तकर्ता होना चाहिए रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करे और उसको फिर अगर कोई कोडिंग की गई है तो उसको डिकोड करे, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड वो प्रतिक्रिया दे। यदि उसको मैसेज समझ में आ गया है, उसने मैसेज को सही तरीके से पढ़ लिया है, तो वो रिप्लाई दे, फीडबैक दे। देखिए, प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। अब देखिए दूर संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला प्रकार देखिए क्या है, टेलीफोन संचार, टेलीफोन के माध्यम से। इसमें देखिए क्या होता है कि टेलीफोन के माध्यम से ध्वनि का प्रसारण किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए मोबाइल कॉल, लैंडलाइन सेवा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रकार है इंटरनेट संचार, इंटरनेट कम्युनिकेशन। इसमें देखिए ईमेल के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से डेटा का प्रसारण किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए व्हाट्सएप, ईमेल, गूगल मीट। उसी प्रकार से देखिए तीसरा प्रकार है रेडियो और टेलीविजन संचार, यानी रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। इसका विवरण देखिए क्या होता है, क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगों और उपग्रहों के माध्यम से ध्वनि और वीडियो का प्रसारण किया जाता है। देखिए हम लोग टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो पर भी बहुत से प्रोग्राम आते हैं, न्यूज़ आते हैं, लेकिन उसमें चित्र नहीं दिखाई जाता है बल्कि आवाज़ सुनाई देती है। देखिए उदाहरण के लिए एफएम रेडियो, डीडी नेशनल, डीडी स्पोर्ट, विभिन्न प्रकार के इस तरह के जो चैनल हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फिर देखिए वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। उसमें क्या होता है कि एक अधिकारी अपने हेड ऑफिस से अपने दूसरे ब्रांच के कर्मचारियों से बातें करता है, वो चित्र में भी दिखता है और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। देखिए ऑडियो और वीडियो के माध्यम से इसमें संवाद होता है, यानी वो व्यक्ति सामने दिखेगा, वो है कहीं दूसरे स्थान पर, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखेगा कि जैसे सामने बैठा हुआ है, और वो जो अपने कर्मचारी होंगे उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात करते हुए दिखेगा, लेकिन वो होता है आभासी रूप से। इसका उदाहरण देखिए जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से इस प्रकार से वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें की जा सकती है। अब देखिए अगला है उपग्रह संचार, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा टेली कम्युनिकेशन के बारे में, अब उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वह संचार प्रणाली है जिसमें सूचना को पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित किए गए होते हैं, और इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से संदेश पहले पृथ्वी से उपग्रहों के पास जाता है, फिर उन उपग्रहों से जहां भेजना होता है वहां भेजा जाता है। देखिए उपग्रह संचार की परिभाषा क्या होती है, यानी डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो देखिए नासा के द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई है कि उपग्रह संचार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचार उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी पर संदेश भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। सैटेलाइट का उपयोग करके धरती पर कोई भी मैसेज भेजा जाता है और फिर धरती से मैसेज रिसीव किया जाता है। इसके देखिए कंपोनेंट क्या होते हैं, उपग्रह संचार के कंपोनेंट या घटक। सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेशन होना चाहिए, यानी जमीन पर, भूमि पर कोई स्टेशन बनाया गया होगा जहां से सूचना को प्राप्त करना है। देखिए संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर स्थित एक स्थान होता है जिसको ग्राउंड स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट उपग्रह होता है जो सूचना को पृथ्वी से ग्रहण करके उसे वापस प्रसारित करता है, यानी पृथ्वी से कोई सूचना ली गई इस स्टेशन से और फिर उसको कहीं प्रसारित करना है तो उसको प्रसारित करता है। इसमें फिर तीसरा कंपोनेंट होता है ट्रांसपोंडर। ये क्या करता है, सिग्नल को ग्रहण करता है, उसका प्रवर्धन करता है और फिर उसे पुनः प्रसारित करने का कार्य, यानी सिग्नल को ग्रहण करेगा, फिर उसमें जो कुछ बदलाव करने होंगे, उसमें जो कुछ नया ऐड करना होगा, वो उसको सब कुछ रेडी कर देगा और फिर पुनः उसको प्रसारित करने के लिए भेज देगा। अब देखिए उपग्रह संचार की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस इसका क्या होता है, यानी प्रोसेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें देखिए पहला होता है कि इसमें सिग्नल अपलिंक होता है, यानी ग्राउंड स्टेशन द्वारा संदेश को उपग्रह को भेजा जाता है। फिर दूसरा काम होता है सिग्नल प्रोसेसिंग। इसमें उपग्रह द्वारा सिग्नल को ग्रहण करके उसे संसाधित किया जाता है
और तीसरा प्रोसेस होता है सिग्नल डाउनलिंक। इसमें उपग्रह द्वारा संदेश को पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उपग्रह संचार के देखिए उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार के उपग्रह संचार यूज करने के लिए मिलते हैं। जिसका देखिए सबसे पहला उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डीटीएच चैनल, जो सरकार के द्वारा डायरेक्ट टू होम चैनल की व्यवस्था की गई है, वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसमें देखिए क्या होता है, टेलीविजन प्रसारण के लिए डायरेक्ट टू होम सेवा जो है प्रदान की जाती है। उसके अलावा फिर देखिए जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम लोग देखिए अपने मोबाइल में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब कहीं हम आते जाते हैं तो किसी स्थान की लोकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्थान और दिशा की जानकारी यह प्रदान करता है। उसके बाद देखिए वेदर सैटेलाइट होता है। जब हम देखिए किसी स्थान पर रहते हैं तो हमारे मोबाइल में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ किस प्रकार की मौसम की स्थिति है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती है। तो वो किस वजह से होता है, ये वेदर सैटेलाइट की वजह से संभव हो पाता है। देखिए मौसम की जानकारी और आपदा प्रबंधन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ तूफान, कहाँ बरसात, ये इसमें पहले से इंडिकेट कर देता है। अब अगला है देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूरस्थ स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के बीच ऑडियो, वीडियो और डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें ऑडियो, वीडियो और डेटा का भी आदान प्रदान किया जाता है। इसकी देखिए परिभाषा भी देख लेते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा देखिए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा दिया गया है। इसने क्या कहा है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच टेलीफोन, वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार देखिए क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो पहला प्रकार होता है देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ध्वनि के माध्यम से। इसमें देखिए केवल ध्वनि आधारित संचार होता है, केवल आवाज आती जाती है। इसका उदाहरण देखिए टेलीफोन की कॉन्फ्रेंस कॉल। जब हम लोग किसी से कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं तो ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा देखिए वर्चुअल मीटिंग होती है, आभासी मीटिंग होती है जिसमें ऑडियो कॉल किया जाता है, यानी वीडियो नहीं होता है, केवल लोग बातें करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद फिर देखिए दूसरा उदाहरण है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें देखिए क्या होता है कि ऑडियो और वीडियो दोनों के माध्यम से बात होती है, संवाद होता है। इसका उदाहरण देखिए जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर जो ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। तीसरा है देखिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें देखिए क्या होता है, ऑडियो, वीडियो और डाटा साझा करने की सुविधा होती है। इसका उदाहरण देखिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरेक्टिव जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दूरस्थ स्थानों पर उपस्थित व्यक्तियों के बीच ऑडियो और वीडियो का सीधा प्रसारण और संवाद संभव हो सकता है। देखिए इसका उदाहरण है जब हम किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार देखिए इसकी परिभाषा क्या बताई गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर उपस्थित लोगों के बीच संवाद संभव होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कंपोनेंट, घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सबसे पहले देखिए इसमें कैमरा होना चाहिए जो वीडियो प्रसारण के लिए उपयोग होगा। इसमें एक माइक्रोफोन होगा जो ध्वनि को ग्रहण करेगा, यानी वॉइस को रिसीव करेगा। एक स्पीकर होना चाहिए जो आवाज़ को सुनने के लिए उपयोग किया जाएगा। चौथा इसका घटक है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन जो है हाई स्पीड वाला होना चाहिए ताकि वीडियो सही से चल सके, नहीं तो फिर उसमें बफरिंग होने लगती है। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सबसे पहला प्रकार देखिए क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी इसमें दो स्थानों के बीच सीधा संवाद होता है। उदाहरण के लिए देखिए जब डॉक्टर और मरीज के बीच टेलीमेडिसिन परामर्श होता है, यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से किसी डॉक्टर से
सलाह ले रहा है, उससे उपचार कराना चाह रहा है, उससे परामर्श ले रहा है, तो इसमें इस तरह का संवाद होता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा होता है मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका उदाहरण देखिए क्या है, जब 3 या अधिक स्थानों के बीच संवाद हो। इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई वर्चुअल मीटिंग होती है तो इसमें कई प्रतिभागी शामिल होते हैं। कोई दूसरे ब्रांच ऑफिस से रहता है, कोई तीसरे ब्रांच ऑफिस से रहता है और कोई हेड ऑफिस से रहता है। तो तीनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसमें आभासी रूप से मीटिंग होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल देखिए क्या है। पहला एग्जाम्पल देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल क्षेत्र में जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, वेबिनार और वर्चुअल प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन और दूरस्थ रोगी परामर्श इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी दूर स्थित डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो वो वहां न जाके इसी के माध्यम से उस डॉक्टर को दिखा लेता है। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के कारोबार में, ऑफिसेस में, कॉरपोरेट जगत में मीटिंग करने के लिए और सेमिनार आयोजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि लोग कर्मचारियों अधिकारियों को बार बार जाना आना ना पड़े, बल्कि एक ही जगह एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर और लोग आपस में बातें कर सकें, मीटिंग कर सकें। उसके बाद आप देखिए विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएं भी होती हैं जिसमें ई गवर्नेंस और वीडियो के आधार पर मीटिंग होती है। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा किसी दूर स्थान से दिल्ली में बैठे बैठे किसी दूसरे राज्य में किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है, रेलवे का उद्घाटन किया है, कोई परियोजना का उद्घाटन किया जाता है, वहां जाए बगैर ही। तो इस तरह से जो चीजें की जाती हैं, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग होती है वो हर जगह जाते नहीं है, बल्कि अपने ऑफिस में ही बैठकर और काम करने वाले कर्मचारियों से मीटिंग कर लेते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या लाभ है, यानी इसका उपयोग करने से क्या फायदा होता है। तो पहला फायदा क्या होता है कि इससे समय और धन की बचत होती है, यानी आने जाने की आवश्यकता नहीं होती, यात्रा नहीं करनी पड़ती। इससे जो संचार होता है वो बहुत तेज और कुशल रूप से होता है, यानी इसमें निर्णय और संवाद बहुत आसानी से जल्दी हो सकता है। इसकी पहुंच देखिए बहुत विस्तृत होती है, यानी दूर स्थानों पर भी इसके द्वारा बातचीत करना, मीटिंग करना बहुत संभव होता है। इससे शिक्षा और प्रशिक्षण में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, यानी ऑनलाइन शिक्षा और वर्चुअल कक्षाओं, आभासी कक्षाओं का आयोजन करने से इससे सुविधा मिलती है। अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुछ चुनौतियां भी, यानी इससे इतने फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस देखिए क्या क्या है कि इसमें तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, इंटरनेट की स्पीड खराब हो सकती है, मौसम खराब होने की वजह से इसमें जो है स्पीड स्लो हो सकती है, डाटा का आदान प्रदान सही से नहीं होगा। देखिए इंटरनेट की गति और नेटवर्क में बाधा आ सकती है। दूसरा है सुरक्षा और गोपनीयता, इससे डाटा का आपका मिसयूज हो सकता है, कोई आपका डाटा चुरा सकता है, तो इस तरह से समस्या हो सकती है। इसमें उपयोगकर्ता की अनभिज्ञता, यानी उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा तो सही तरीके से संचार नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से ये 3 प्रमुख जो है इसकी चुनौतियां हैं। इसके अलावा और भी चुनौतियां हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि दूर संचार, उपग्रह संचार, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक युग की सूचना और संवाद प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और प्रशासन में संचार की गति और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। आने वाले समय में देखिए अपने देश में 5G और AI जैसी तकनीकें जो है इन संचार प्रणालियों को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएंगे, क्योंकि अपने देश में देखिए अब नेटवर्क में 5G की शुरुआत कर दी गई है और यह जहां जहां मौजूद है वहां पर संचार जो है बहुत बेहतर तरीके से, बहुत फास्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे इन सब कामों को करने में बहुत आसानी हो रही है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतर हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने मेनली क्या देखा है कि टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से करके बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके और शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सके, इसीलिए आप लोग को ये सब चीज़ें सिलेबस में शामिल किया गया।
ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसके जो आगे की क्लासेस हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि उसमें हम लोग अब टीचिंग से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी कैसे अपनाई जानी चाहिए बच्चों को अच्छे तरीके से टीचिंग कराने के लिए, उनको अधिगम कराने के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।